हेलो फ्रेंड्स, आज की जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ ये वीडियो है स्पाउस वीज़े के बारे में। जो लोग स्पाउस वीज़े पे कनाडा आना चाहते हैं, जैसे उन्होंने प्लानिंग पहले की हुई है, तो उनको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में आज मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको सारी जानकारी देने जा रही हूँ। हम टाइम टू टाइम जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन आती है वो आपको देते रहते हैं वीडियो के ज़रिए, इसीलिए हम डेली वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा कोई वीडियो मिस ना हो, कनाडा के बारे में न्यू इन्फॉर्मेशन जो भी आ रही है, न्यू अपडेशन आप तक पहुंचती रहे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियोस डालते हैं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आएगा, तो आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में बताने जा रही हूँ स्पाउस वीज़े के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि जो भी पर्सन हैं जो कनाडा में हमारे नुमाइंदे रह रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने एक सर्वे किया है। उस सर्वे के आधार पर ही हमने ये वीडियो बनाई है, जिसमें हमने अलग अलग हमारे नुमाइंदों ने अलग अलग स्टूडेंट्स हैं उनके साथ बातचीत की है, और उस बातचीत के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसको आज मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ पर आपको ये बताना ज़रूरी है कि कनाडा को इंडिया के बराबर ना माना जाए। कनाडा के रूल्स अलग हैं और इंडिया के रूल्स अलग हैं। वहाँ पर आपको साफ बता दूं कि कनाडा में किसी तरह की कोई रिश्वत नहीं चलती और किसी तरह की कोई सिफारिश नहीं चलती। वहाँ पर कानून को मेन माना जाता है और कानून के आधार पर भी ही सारे काम किए जाते हैं। आप वहाँ पर पैसा देकर किसी से कोई काम नहीं करवा सकते, इस बात का आपने ध्यान रखना है। वहाँ पर सारे काम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर किए जाते हैं। वहाँ पर कानून को ही मेन माना जाता है और कानून के आधार पर ही सारे फैसले लिए जाते हैं। इस बात का जो इंटरनेशनल स्टूडेंट जहाँ से जा रहे हैं, बेशक वो स्पाउस वीज़े पे जा रहा है कोई पर्सन, या फिर स्टडी वीज़े पे जा रहा है, या फिर वर्क परमिट पे जा रहा है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। वहाँ के कानून को आपने प्रेफर देना है और कानून को मानना है, वहाँ के रूल्स को फॉलो करना है, तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा। जैसे कि मार्च 2020 के बाद आपको पता ही है कि सारे जो सरकारी ऑफिस थे वो सारे कनाडा में बंद थे, लेकिन अब अक्टूबर 2020 से ये सारे ऑफिस खुल चुके हैं और ऑफिस का स्टाफ काम पे आ चुका है। बट बैकलॉग बहुत ज़्यादा होने के कारण और देरी होने की संभावना है। अक्सर जो स्टूडेंट कनाडा पहुंचकर अपने स्पाउस को स्पॉन्सरशिप करना चाहते हैं, उनकी यहाँ कुछ मजबूरियाँ होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इंडिया में रह रहा उनका लाइफ पार्टनर जब उन्हें फ़ोन करता है तो वो उनका फ़ोन अटेंड नहीं कर सकते। तो इस वजह से क्या होता है, हस्बैंड और वाइफ में काफ़ी दूरियां आ जाती हैं, और पिछले 1 साल से काफ़ी ज़्यादा डिवोर्स हो चुके हैं इसी वजह से। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो आपका लाइफ पार्टनर कनाडा गया हुआ है और जो भी हस्बैंड वाइफ इंडिया रह रहा है, उनको अपने लाइफ पार्टनर पे विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ जाकर वहाँ का शेड्यूल उनका काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाता है। उनके पास टाइम ही नहीं होता। टाइम क्यों नहीं होता, अभी आपको मैं पूरी डिटेल में थोड़ा बता देती हूँ कि वहाँ का शेड्यूल उसका कैसा चलता है। सबसे पहले आपको बता दूँ कि सबसे पहले तो ये भी है कि इंडिया और कनाडा के टाइम का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जब इंडिया में रात है तो कनाडा में दिन है, जब कनाडा में रात है तो इंडिया में दिन है। तो इसी वजह से क्या है, पूरे 12 घंटे का फ़र्क है। तो जब जो भी स्पाउस आपका कनाडा गया हुआ है, तो सबसे पहले आपको मेन बता दूं कि उसका शेड्यूल कैसा होगा। नॉर्मल सबसे पहले वो सुबह 5 बजे उठेगा। 5 बजे उठने के बाद 1 घंटा उसे लगता है अपना नहाने में, अपना ब्रेकफास्ट तैयार करने में, या फिर खाने में, और घर अपनी खुद की तैयारी करने में, और ये सारा पूरा 1 घंटा उसे इस काम में लग जाता है। तो वो पर्सन अपना 6 बजे अपने घर से काम के लिए निकलता है, बेशक वो काम पे जा रहा है या फिर पढ़ने के लिए कॉलेज जा रहा है। तो 1 घंटे 6 बजे निकला। 6 बजे निकलने के बाद उसे 45 से 1 घंटा या 45 मिनट से लेके 1 घंटा उसे अपने कॉलेज या फिर जहाँ वो जॉब कर रहा है वहाँ तक पहुँचने में लग जाता है। तो जो 1 घंटा वो पब्लिक प्लेस पे रहा, वहाँ पर भी उसे फ़ोन अलाउड नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आप फ़ोन पर बात नहीं कर सकते। उसके बाद पब्लिक प्लेस में क्या है, रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक फ़ोन सुनने की बिल्कुल ही मनाही है, क्योंकि वहाँ पर दूसरे लोगों को डिस्टर्ब करने की किसी को आदत नहीं है, वो ना ही अच्छा माना जाता है। तो वो वहाँ पर भी फ़ोन आपको अलाउड नहीं है, फ़ोन नहीं कर सकते। ड्यूटी के दौरान और क्लासरूम में अगर वो क्लास लगा रहा है, वहाँ पर भी फ़ोन पे बात करने की मनाही है।
और शाम को 3 बजे सबकी शिफ्ट ख़त्म होती है तो सभी अपने घरों को वापस आते हैं। तब क्या होता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसी वजह से 1 से 1.5 घंटा घर वापस आने के लिए लग जाता है। घर आने के बाद 1 घंटा जैसे फ़्रेश होना है तो ये काम में लग जाता है, 1 घंटा अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए लग जाता है। उसके बाद उस पर्सन ने, जो भी अब हस्बैंड या वाइफ बाहर गया है, उसने जैसे वो कॉलेज जाके आया तो कॉलेज से उसे होम असाइनमेंट मिलती है। कनाडा में उसे होम असाइनमेंट, जिसके हम घर में होमवर्क बोलते हैं, जो स्कूल से मिलता है, जो कॉलेज से मिलता है, वैसे ही वहाँ पर होम असाइनमेंट मिलती है, उसको भी कंप्लीट करना पड़ता है उसे। वो होम असाइनमेंट उसने रात के 10 बजे से पहले ऑनलाइन सबमिट करनी होती है, तो वो बैठकर वो काम करता है। तो वो काम करने की वजह से वो पूरे 11 या 12 बजे तक फ्री होता है, तो शरीर को रेस्ट भी चाहिए। तो इसी वजह से वहाँ पर टाइम की शॉर्टेज होती है। तो इन बातों को, ऐसी सिचुएशन को इंडिया में रह रहे पार्टनर को समझना चाहिए। जब हस्बैंड और वाइफ में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती ना, तो इसी वजह से पिछले 1 साल में काफ़ी ज़्यादा डिवोर्स हो चुके हैं। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद इन समस्याओं से आपको साफ पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है कि जो इंडिया में पार्टनर है और जो कनाडा में है आपका लाइफ पार्टनर, उन दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो आपने इन बातों का ध्यान रखना है और उसकी प्रॉब्लम को समझना है। अगर मोस्टली ये होता है कि जो भी इंडिया से चला गया आपका पार्टनर, जो इंडिया में पार्टनर है, तो वही कहता है कि मेरा लाइफ पार्टनर या मेरा हस्बैंड या वाइफ जो कनाडा गया है, वहाँ जाकर वो चेंज हो चुका है, वो मेरा फ़ोन पिक नहीं कर रहा या फिर मुझे फ़ोन कर नहीं रहा। तो ऐसी कोई बात नहीं, आपका लाइफ पार्टनर वहाँ पर काम कर रहा है या पढ़ रहा है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपसे फ़ोन पे बात करे। तो इस बात को आपको समझना चाहिए, क्योंकि कनाडा में क्या है, कनाडा में ऐसा कोई रूल नहीं है कि कोई पर्सन वहाँ पर खुला घूम सके या फिर गाड़ी में जाकर शेयर कर सके। तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर किसी के पास इतना टाइम ही नहीं होता। तो इस बात को आपको समझना चाहिए और अपने जो आपका स्पाउस है उसके ऊपर आपने विश्वास रखना है। अगर आप विश्वास रखोगे तो आपका ये जो शादी का बंधन है ये बंधा रहेगा। इसी वजह से क्या होता है, काफ़ी डिवोर्स हो जाते हैं ना, तो इसी वजह से बहुत लोगों को ओपन वर्क परमिट पे नहीं बुलाया जाता। जब दूरियां बढ़ जाती हैं तो ओपन वर्क परमिट के लिए नहीं बुलाया जाता। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। और एक बात बता दूं कि आप अपने हस्बैंड वाइफ दोनों जो भी टेक्स्ट मैसेज वगैरह कर रहे हैं, या ईमेल के थ्रू कर रहे हैं, या व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे हैं, तो वो ऐसे मैसेज नहीं होने चाहिए कि वो आपके दोनों के डिवोर्स के कारण बने। क्यों? क्योंकि जब आपका जो लाइफ पार्टनर कनाडा गया हुआ है ना, तो उसका 3 साल का फ़ोन का रिकॉर्ड पुलिस के पास सेव होता है। तो आपने ये मैसेज ध्यान से करने हैं ताकि आपका रिश्ता बंधा रहे। उन मैसेज से ये ना शो हो कि आपके रिश्ते में बॉन्डिंग नहीं है। तो ऐसे ही इन मैसेज के थ्रू ही काफ़ी ज़्यादा डिवोर्स हो चुके हैं। तो ये जो मैसेज हैं आपके, ये आपके डिवोर्स का कारण बन सकते हैं। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। हम कनाडा आने वाले जो भी इंटरेस्ट रखते हैं लोग, उनको साफ बताना चाहते हैं कि स्पाउस के आधार पर अगर आप कनाडा जाना चाहते हो तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दूं कि हस्बैंड और वाइफ की उम्र दोनों की एज में ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए, और इनकी आप दोनों की जो हस्बैंड या वाइफ है, दोनों की क्वालिफिकेशन में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा पढ़ा हुआ है, जैसे कि हस्बैंड ज़्यादा पढ़ा हुआ है या वाइफ कम पढ़ी हुई है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जो भी मेन एप्लीकेंट है उसको अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में साफ़ तौर पे लिख देना चाहिए कि वो मैरिड है। और अगर आप कॉमन लॉ पार्टनर हैं तो आपके पास अगर बच्चा भी है तो आप उसको भी उसमें मेंशन ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप मेंशन नहीं करोगे तो आप अपनी सारी उम्र अपने बच्चों को अपने पास नहीं बुला सकोगे। इस बात का आपने ध्यान रखना है। कनाडा की सरकार हस्बैंड वाइफ समेत बच्चे स्टडी वीज़े पे आने की प्रवानगी दे रही है। कनाडा की सरकार जो है, अगर पैसे की कमी है तो इसकी इंफॉर्मेशन आपने वीज़ा एप्लीकेंट को ज़रूर देनी है, ताकि बाद में आपकी फैमिली को इकट्ठा किया जा सके। वीज़ा एप्लीकेंट के जो भी आपने वीज़ा की एप्लीकेशन लगाई है उसमें आपने अपनी जो फैमिली इंफॉर्मेशन भरनी है उसको प्रॉपर भरना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैरिड हैं तो आपने अपनी जो फॉर्म फैमिली एप्लीकेशन में आपने अपना फैमिली का पूरा डाटा भरना है, तो उसमें आपने अपने मदर फादर और अपने इन लॉज फैमिली के बारे में भी पूरी डिटेल भरनी है।
आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, या उनके जो 21 साल से कम छोटे बच्चे हैं, लड़के लड़की हैं, उनका नाम भी आपने भरना है। क्यों? अगर आप ये नाम नहीं भरोगे तो आप इन फ्यूचर उनको कनाडा के लिए स्पॉन्सर नहीं कर सकोगे। तो आपने फैमिली डिटेल भी ध्यान से भरनी है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो आप ईज़िली अपने स्पाउस को कनाडा बुला सकते हो और आप भी कनाडा स्पाउस वीज़े पे जा सकते हो। मेन बात है छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, तो ईज़िली आप कनाडा पहुंच सकते हो। हम चाहते हैं कि हम आपकी हेल्प करें, आपको सही जानकारी मिले। तो आज हमने स्पाउस वीज़े के बारे में आपको सारी जानकारी दी है कि किस तरह आप कनाडा पहुंच सकते हैं स्पाउस वीज़ा लेकर और कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप हमसे किसी तरह की बातचीत करना चाहते हैं तो आप हमारे पीछे दिए नंबर 9815101148 पे कॉन्टैक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं। ये नंबर इंडिया का है। इसके ऊपर आप सुबह वर्किंग डेज़ में सुबह 9 बजे से 5 बजे तक बात कर सकते हैं। और जो नीचे वाला नंबर है 9888295000, ये नंबर कनाडा का है। उसके ऊपर व्हाट्सएप चलता है। व्हाट्सएप के ऊपर आप अपना नाम और फ़ोन नंबर छोड़ सकते हैं और इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंगली आपको वापस कॉल करके आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। हम चाहते हैं कि आपके साथ किसी तरह का धोखा ना हो और आप कम समय में कम खर्चे में कनाडा पहुंच सकें। और ज़्यादा अपडेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।